नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक 5 रंगों की पट्टी वाला प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हमें उसका मान या उसका कितने मान का प्रतिरोध है यह पता लगाना है। तो साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बता देता हूँ। अधिकतर आपको जो प्रतिरोध देखने को मिलेंगे वह 4 रंगों की पट्टी वाले मिलेंगे। कितने रंगों की? 4 रंगों की। पर जब आपको 5 रंगों की प्रतिरोध या 5 रंगों की पट्टी वाला प्रतिरोध मिल जाए तो उसके अंदर पहली 3 पट्टियों का जो मान होगा वो आएगा एक अंक के निदान पे। पहली 3 अंक के निदान पे चौथी पट्टी आएगी गुणक और 5वीं पट्टी आएगी टॉलरेंस। टॉलरेंस का अर्थात यहाँ पे है उस प्रतिरोध के अंदर या उस प्रतिरोध के मान में कितनी कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। वही बात अगर की जाए 4 रंगों की पट्टी वाली, तो पहली 2 पट्टी अंक को दर्शाएगी, तीसरी गुणक और चौथी टॉलरेंस को दर्शाएगी। यहाँ पे 4 रंगों और 5 रंगों वाली पट्टी में सिर्फ इतना ही है कि 5 रंगों की पट्टी है उसके अंदर पहली 3 अंक को दर्शाएगी। तो अब हमें दिया गया है एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी प्रतिरोध का मानांकन है। तो साथियों, मैं इसको मान निर्धारण करने के लिए एक फॉर्मूला है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गौरी शंकर नाई, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का सबसे जो पहला है वो निर्धारण होता है काले रंग से। किससे? काले रंग से। और अंतिम जो अंक है वो है कोई कलर नहीं है। शुरुआत होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डैश डैश गोल्ड और सिल्वर का इसमें अर्थात पहली पट्टी के अंदर सुनहरा तथा चांदी अंक नहीं आएगा। मैंने ये प्रतिरोध वाली क्लास में बता रखा है। हमें पहला दे रखा है नारंगी, तो साथियों बी, पहले बी का अर्थात है काला, दूसरा बी ब्राउन मतलब भूरा, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज या नारंगी, पांचवा येलो वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वाइट। तो साथियों यहाँ पे नारंगी नारंगी दे रखा है, तो पहली पट्टी के अंदर पहले नारंगी का अर्थात आएगा 3, फिर भी दूसरी पट्टी के अंदर नारंगी दे रखा है 3 और तीसरी पट्टी क्या है? काला। तो यहाँ पे 3, अब जब मानांकन 5 अंक पट्टियों का दिया जाता है तो पहले 3 पे क्या आएगा? अंक निर्धारण किया जाएगा। कि क्या किया जाएगा? अंक निर्धारण। अब आएगा गुणक। गुणक के अंदर अपना 3 पट्टी होगी, नारंगी नारंगी काला हो गया। अब आएगा भूरा, तो भूरे का क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गुणक के अंदर अर्थात जो चौथी या अंतिम पट्टी आएगी उसके अंदर जो ग्रीन, हरा, नीला, बैंगनी, ग्रे कलर या स्लेटी कलर, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, ये सभी क्या है? गुणक के अंदर नहीं, या टॉलरेंस, इन सभी का टॉलरेंस क्या आएगा? न के बराबर आएगा, अर्थात 1 से कम आता है, इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका अंतर क्या आ जाएगा? 3300 ओम आ गया। 330 गुणा में 10 की पावर 1 का अर्थात होता है 10, तो ये क्या आ गया? क्या आ गया साथियों? 3300। अब हमें 3300 किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? एक तो 3.3 किलो ओम,
इसके बाद 33 ओम, उसके बाद 33 किलो ओम। तो यहाँ पे हम किलो लगाएंगे, तो किलो के लगाने के लिए 3300 के अंदर 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा 3.3 किलो ओम, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही मिल रहा है। इस प्रकार हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गया चित्र इनमें से कौन सा संगठक का एक मानक संकेत है। साथियों, जो नीचे आपको एक प्रतिरोध का मैं आपको जो साइन है वो बता देता हूं। ये जो साइन है ये प्रतिरोध का है, दूसरा प्रतिरोध का साइन है, ये भी प्रतिरोध का साइन है। पर यहाँ पे अपने को देखना क्या है साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये प्रतिरोध है R, डिपेंड करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है R तथा प्रतीक होता है R तथा मात्रक क्या होता है ओम होता है। नीचे दिया गया इसके ऊपर 2 एरो के निशान लगा दिए, तो ये क्या हो गया LDR। LDR का मतलब है लाइट डिपेंड रेजिस्टर, अर्थात यह जो प्रतिरोध है वह किस पे निर्भर करता है, प्रकाश पे या प्रकाश की किरणों पे। साथियों, ऐसा प्रतिरोध जो प्रकाश पड़ने पर अपना प्रतिरोध बदल देता है, कौन सा कहलाता है लाइट डिपेंड रेजिस्टर। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यह प्रतिरोध फोटो चालकता सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे, फोटो कंडक्टिविटी या फोटो चालकता सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अब इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, इस प्रतिरोध का वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे प्रकाश तो क्या हो अधिक हो तथा प्रतिरोध की क्या आवश्यकता हो, प्रतिरोध क्या हो कम प्रतिरोध की आवश्यकता हो, या फिर प्रकाश कम हो तथा अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता हो, अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता हो, वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। अब दोबारा बता देता हूँ, जो नीचे आपको साइन दिया गया है एरो का निशान, ये है LDR, जिसका अर्थात है लाइट डिपेंड रेजिस्टर या फिर प्रकाश पर निर्भर या प्रकाश आधारित रजिस्टर। उसके बाद में यह जो प्रतिरोध है ये फोटो चालकता सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे प्रकाश अधिक हो और प्रतिरोध कम की आवश्यकता हो, या फिर प्रकाश कम हो प्रतिरोध उच्च हो। आप ये भी निर्धारित यहाँ से यह अंदाजा लगा सकते हो कि जब इस प्रकार के प्रतिरोध के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो वह अपने प्रतिरोध के मान में क्या कर लेगा कमी कर लेगा, और प्रकाश कम होगा तो वह अपने प्रतिरोध के मान में क्या कर लेगा बढ़ोतरी कर लेगा। तो ये हो गया लाइटिंग। अब बात करते हैं प्रीसेट। प्रीसेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रीसेट का अर्थ है परिवर्ती मान वाला प्रतिरोध, जिसका साइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका साइन होता है साथियों ये, प्रीसेट का अर्थ है परिवर्ती मान या इसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, या इसका दूसरा साइन ये भी है, इसका दूसरा साइन ये भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ यह कहाँ पे प्रयोग पड़ेगा, जहाँ पे समय के अनुसार या आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को बदलता या घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे इस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी का अर्थ है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी का अर्थ है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जब तापमान बढ़ेगा या थर्मिस्टर भी कह सकते हैं इन्हें, तापमान बढ़ने पर जो अपने प्रतिरोध के मान में बढ़ोतरी कर लेता है वह कहलाएगा पॉजिटिव, अर्थात बढ़ेगा तो पीटीसी, और तापमान बढ़ने पर अपने प्रतिरोध के मान में कमी कर लेगा वह कहलाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी आप ध्यान रखना है पीटीसी और एनटीसी का। अब आ जाता है वोल्टेज डिपेंड प्रतिरोध। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइन क्या होगा। इसका साइन होता है पीटीसी और एनटी या थर्मिस्टर का ये, जब हम यहाँ पे प्लस लिख दें तो यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तथा हम माइनस लिख दें
तो यह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बहुत बता दी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच विभव के अंतर को बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये आपके पास एक बैटरी है, इसके दो सिरे हैं, एक तो प्लस V और दूसरा माइनस V। जब इन दोनों के बीच में जो ये आपका जो आंतरिक सर्किट बना हुआ है, एक बंद सर्किट के अंदर, ये बंद सर्किट मतलब यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये सर्किट क्या हो गया, पूरा बंद हो गया। बंद सर्किट के अंदर दो के बीच में विभव, यहाँ पे वोल्टेज है 10 और यहाँ पे है 9, तो ये दो टर्मिनलों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो मापा गई है उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। इन दोनों के बीच के अंतर को, या अंतर क्या आ गया, एक वोल्टेज आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रतिरोध का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियल मीटर से अलग है। अर्थात विभव मापी और एक प्रतिरोध के अंदर कौन सी चीज मिलती है, कौन सी चीज नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक प्रतिरोध और एक वोल्टमीटर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, कम वोल्टेज रेटिंग होती है। नंबर ए पॉइंट दोनों में सेम रहता है कि इनमें वोल्टेज रेटिंग कम होती है, उसके बाद में इनमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। मैं आपको बता देता हूं, केवल और केवल प्रतिरोध क्या है, उच्च वोल्टेज तक मापा जा सकता है, क्योंकि प्रतिरोध का उपयोग हाई वोल्टेज तक किया जाता है। विभव मापी का उपयोग उच्च वोल्टेज रेटिंग में नहीं होता। अब मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन है, इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, मतलब टर्मिनल जैसे 1 2 3 4 टर्मिनल होते हैं, तो ये इसमें कोई संभावना नहीं है, दोनों में सेम ही रहता है। और उसके बाद में बड़ी संख्या में टैपिंग की सुविधा होती है। प्रतिरोध के अंदर और विभव मापी के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, टैपिंग बड़ी होती है। परंतु यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, गलत है, इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। तो मैं आपको बताता था, एक प्रतिरोध का एक पहलू उच्च वोल्टेज रेटिंग वाला पोटेंशियल मीटर से अलग है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किरचॉफ के करंट के नियम या किरचॉफ का धारा नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखते हैं इसे क्या कहते हैं, धारा का नियम। अब धारा का नियम देख लेते हैं। ये आपके सामने कुछ एरो बने हुए हैं। एरो कुछ इस तरीके से हैं कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई। अब एक दो चीज़ें बाहर जा रही है, एक संख्या इस तरफ आ रही है, दूसरी बाहर जा रही है, एक आ रही है, दूसरी बाहर जा रही है। ये कुछ इस तरीके से मैंने कुछ बिंदु बनाने की कोशिश की है। तो साथियों पहले इससे मैं आपको बता देता हूँ, इसे किरचॉफ का धारा नियम, नोड का या नियम, बिंदु का नियम या शून्य का नियम कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु पे धारा अर्थात सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का जितने पॉइंट आ रहे हैं, जैसे 5 एम्पियर आ रहे हैं, ये 4 एम्पियर जा रहे हैं, 3 एम्पियर जा रहे हैं, 2 एम्पियर जा रहे हैं, 6 एम्पियर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये समझाने के लिए बताया है। तो अगर जितना, मैं आपको बता देता हूँ, जितना आई आ रहा है उतना ही आई बाहर जाएगा, अर्थात इस बिंदु के ऊपर क्या बचेगा, शून्य बचेगा। मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे किसी बिंदु पर किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी बिंदु पे आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है, जिसे किरचॉफ का धारा नियम, नोड नियम, बिंदु नियम भी कहते हैं। तो बीजगणितीय योग का मतलब यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो ये भी 5 एम्पियर होगा। पहली बात बराबर होगा, जब इसे दोबारा सॉल्यूशन करेंगे तो 5 एम्पियर इधर आएगा, फिर 5 एम्पियर इधर आएगा, तो बराबर क्या बचेगा, दोनों में से घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। ये भी आप ध्यान रखना। तो इसे किरचॉफ का मतलब धारा नियम, नोड नियम कहते हैं, और बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा। साथियों, यहाँ पे बात की गई है एक स्थिर विद्युत फील्ड के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी आवेश को, प्लस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक स्थिर अर्थात एक रुके हुए विद्युत फील्ड के अंदर एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में जुड़े दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, हमारे पास क्या है, एक सीरीज है, सप्लाई क्या है, एक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक वोल्टेज स्रोत वाला दो सीरीज के अंदर, एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर ये हो गया, दो रजिस्टर जोड़ दिए गए हैं। अब क्या कहता है, सर्किट कौन सा सर्किट बनता है। तो साथियों ये श्रेणी सर्किट बन गया। यहाँ पे श्रेणी के अंदर धारा क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, धारा समान, तथा वोल्टेज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे कहा गया है वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिरोध 1 की वोल्टेज अलग होगी और प्रतिरोध 2 की वोल्टेज अलग होगी, दोनों की वोल्टेज अलग अलग होती है। तो ऐसे बने सर्किट को क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं। अगर एक ही वोल्टेज सर्किट से दो प्रतिरोध जो कि श्रेणी में जुड़े हैं, तो बनने वाला सर्किट हमेशा क्या कहलाएगा, वोल्टेज डिवाइडर कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कॉपर के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर के अंदर, परमाणु के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 29। कितने इलेक्ट्रॉन, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी हमारा सही आंसर हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर क्या है या तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्योंकि सबसे अच्छा चालक क्यों है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, एक रहती है, जिससे इससे एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से मुक्त कर सकता है तथा अपने मतलब इलेक्ट्रॉनों का गमन हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। साथियों अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब साथियों यहाँ पे ये है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इस कक्षा के अंदर क्या कहलाएंगे, न्यूट्रॉन गमन करते रहते हैं, जो कि 212 के नियम, किसके 212 के नियम के अनुसार जो पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने, 2, दूसरी कक्षा है एल जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तीसरी कक्षा है
एम जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 18, और चौथी कक्षा है इसके अंदर, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहली कक्षा आ गई के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा आ गई एल जिसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा आ गई 18। अब बच गए 2, 8, 10 और 18, 28 बच्चे कितने, लास्ट कक्षा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो इसमें कॉपर के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप कह सकते हो कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कॉपर के एक परमाणु के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में बदलता है। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों कुछ महत्वपूर्ण बात। हमें क्या मिलती है, विद्युत एसी मिलती है। क्या मिलती है, एसी सप्लाई मिलती है। हमें जब एसी को डीसी में बदलना पड़ता है, एसी को डीसी में बदलना पड़ता है तो किसकी सहायता से हम बदलते हैं, रेक्टिफायर की या डायोड की सहायता से हम एसी को डीसी में बदलते हैं। जो हमें डीसी प्राप्त होती है वो क्या होती है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है, जिसे हम शुद्ध डीसी में बदलने के लिए क्या कहते हैं, फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं। क्या, फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं। हमारे पास है एसी या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसे हम डायरेक्ट या डीसी धारा में बदलने के लिए डायोड की मदद लेते हैं। और डायोड क्या है, शुद्ध डीसी में ना बदल के पल्सेटिंग डीसी में बदलता है, और जिसे फिल्टर परिपथ कहते हैं। अब हमें कह देते हैं कि डीसी डायरेक्ट हमें एसी में बदलता है कौन, इन्वर्टर। कौन बदलता है, इन्वर्टर। पर यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि शुद्ध डीसी को, शुद्ध डीसी या निश्चित डीसी का अर्थ है ये दो हमारे पास जो राशि है ये निश्चित डीसी, और उसके बाद में परिवर्ती डीसी का अर्थ है कि ये परिवर्ती डीसी। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, चॉपर एक ऐसा यंत्र है या ऐसा घटक है जिससे निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, चॉपर। एक ऐसा ही यंत्र है साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर इसका जो आपको डायग्राम देखने को मिलेगा वो डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपके सामने जो डायग्राम बना है वो किसका बना है, चॉपर का बना है। एसी को डीसी में बदलता है डायोड, डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलता है फिल्टर परिपथ, परंतु शुद्ध डीसी को अशुद्ध डीसी में बदलता कौन है, चॉपर बदलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शब्दावली में एससीआर का विस्तार बताइए। तो एससीआर का विस्तार क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, जो एससीआर होते हैं वह तीन सिरों वाला होता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसके अंदर 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें, पी एन पी एन। ये 3 सिरे 4 परत वाला एक रेक्टिफायर है। इसका उपयोग मोटर की गति को नियंत्रण करने में भी किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में इनका उपयोग किया जाता है जहाँ पे कुछ स्पेशल प्रकार के रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। और सिंगल फेज मोटर के अंदर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का उपयोग डीसी मोटर के अंदर इसका उपयोग मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है।
SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसके अंदर 3 सिरे तथा 4 परत वाला एक अर्धचालक या रेक्टिफायर है, अर्धचालकों से बना रेक्टिफायर है तथा इसका उपयोग विद्युत मोटरों की गति नियंत्रण करने में किया जाता है। आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।